लखनऊ में अवैध डेयरी संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत कर दी गई है। भारी पुलिस बल के साथ नगर निगम की टीम मौजूद है। अवैध डेयरी से 100 से ज्यादा भैंसें जब्त की गई हैं। गद्दी गैंग ने पुलिस पर पथराव किया था। ये देखिए, कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जब टीम पहुंची थी तो पुलिस की टीम पर यहां लोगों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, हमला बोला। दरोगा पर लोहे की जंजीर से हमला किया है। सोचिए, लोहे की जंजीर का इस्तेमाल भी किया गया था हमले के लिए। तो ये तस्वीरें राजधानी लखनऊ की आप देख रहे हैं। कल अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमले की खबर सामने आई थी। भारी पुलिस बल की अब तैनाती है। नगर निगम की टीम भी मौजूद बताई जा रही है। अपडेट ये है कि पुलिस ने कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। एफआईआर दर्ज हुई है। पारा इलाके में 100 से ज्यादा भैंसें जब्त कर ली गई है। जब कल टीम पहुंची थी तो टीम पर हमला बोल दिया गया था और दरोगा के साथ बदसलूकी की गई थी। लोहे की जंजीर से हमला किया गया था। अब दो तस्वीरें जरा आप टीवी स्क्रीन पर देखिएगा। ये देखिए, लखनऊ में पुलिस पर जानलेवा हमला हुआ। देखिए कैसे दरोगा के साथ हाथापाई की गई। दरोगा पर जानलेवा हमला किया गया। लोहे की जंजीर का इस्तेमाल हमले के लिए किया गया है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां अब एक्शन का रिएक्शन सामने आ गया है। अवैध डेयरी पर बुलडोजर चलेगा सवाल भी उठ रहा है, क्योंकि एफआईआर दर्ज हो गई है और कार्रवाई की शुरुआत होती दिख रही है। लखनऊ प्रशासन का एक्शन भी शुरू हो गया है। भैंसों को जब्त किया गया है। गद्दी गैंग पर शिकंजा कसने की तैयारी। अवैध डेयरी पर भी शिकंजा कसा गया है। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे थे। लखनऊ में पुलिस पर हमला होता है जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। मामला क्या है? बुद्धेश्वर बदलखेड़ा इलाके में प्रशासन की टीम पहुंची थी कल। नगर निगम और पुलिस विभाग के कई अफसर मौजूद थे। आवारा और पालतू पशुओं को पकड़ने के लिए टीम यहां गई थी, अपना काम करने के लिए पहुंची थी। पशुओं को गाड़ी में लादने के दौरान अचानक से वहां के लोग विरोध करने लगे। वहां कुछ लोग पहुंचे और उन्होंने विरोध शुरू किया। भीड़ ने नगर निगम की टीम पर, पुलिस पर पत्थरबाजी की। इसमें एक पुलिसकर्मी के गले में लोहे की चेन भी लपेटी गई। कुछ तस्वीरें आप अभी देख रहे थे। सरकारी वाहनों के शीशे तोड़े गए। कई कर्मचारी घायल हो गए। बुद्धेश्वर चौकी प्रभारी विनय पटेल को भी इस दौरान चोटें आई हैं। लखनऊ की मेयर भी पारा इलाके में पहुंची हैं। इस पूरे मामले के बाद खबर मिल रही है कि लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल ने बयान दिया है। ना सिर्फ वो वहां पहुंची बल्कि उन्होंने कहा कि पुलिस के साथ मारपीट गलत है, सख्त कार्रवाई होगी, सब साफ होगा। पुलिस सुरक्षा के लिए है, मार के लिए नहीं है। कल जिस तरीके से इन्होंने नगर निगम के कर्मचारियों को मारा और जिस तरीके से इन्होंने एक इंस्पेक्टर को मारा, ये गलत काम किया है। इस पे सख्त कार्रवाई होगी। आज ये इलाका पूरा साफ होगा। लेकिन ऐसा भी सुनने में कई बार हमला पहले भी कर चुके हैं नगर निगम टीम के भी ऊपर और पुलिस प्रशासन के ऊपर भी। हाँ, अब आज जवाब दे रहे हैं ना। आज मैं खुद आई हूँ यहाँ पे। ये जब इन्होंने पुलिस प्रशासन पे हमला किया, पुलिस सुरक्षा करने के लिए, न कि आपके मार खाने के लिए। और लखनऊ के प्रशासन का एक्शन भी देखने को मिल रहा है। आप सुन रहे थे, महापौर को उनकी तरफ से कहा गया कि मैं खुद आई हूं और अब होगा एक्शन। लखनऊ में प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है? अवैध रूप से संचालित डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत हो गई है। विरोध कर रहे डेयरी संचालकों को पुलिस ने मौके से हटाया है और कई थानों की पुलिस फोर्स, पीएसी, एसीपी, काकोरी भी मौजूद। नगर निगम की टीम ने 100 से ज्यादा भैंसें जब्त की हैं, कब्जे में ले ली हैं। और लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल भी मौके पर मौजूद रही, पहुंची। मेयर ने कहा सख्त कार्रवाई होगी, जगह साफ होगी। अब तक 25 लोगों के खिलाफ धारा दर्ज हो चुकी है। धारा 360 में एफआईआर दर्ज हुई है। हमला करने वाली 2 महिलाएं जो तस्वीरों में दिख रही थी और एक युवक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अभिजीत ठाकुर हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अभिजीत, ये कहा जा रहा है कि अभी तो कार्रवाई की शुरुआत है, आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं? बड़ी बात है, इस तरीके से हौसले बुलंद दिखाई दिए। जो पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए वहां पहुंचे थे, उनके साथ इस तरीके से व्यवहार किया गया। देखिए, अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम की टीम और पुलिस की टीम पहुंची थी, लेकिन उस पर सबसे पहले 16 तारीख को हमला किया गया। उसके बाद कल भी जब पहुंचे तो वहां पर पथराव किया गया, गाड़ियों को की तोड़फोड़ की गई, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। उसके बाद आज ये बड़ा एक्शन लिया गया, जिसमें कि मेयर खुद ग्राउंड जीरो पर थे। उसके अलावा तमाम अधिकारी और कई थानों की पुलिस एक साथ यहाँ पर पहुंची थी। आरएफ भी पहुंची थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए 170 से ज़्यादा मवेशियों को जब्त किया गया है, जो कि अतिक्रमण किए हुए जमीन पर अवैध रूप से जो डेयरियाँ चलाई जा रही थी उस पर एक्शन लिया गया है। अभी के
अगर हम आपको हालात दिखाएं तो अभी भी आपको माहौल यहाँ पर अफरा तफरी का दिखाई देगा। लोग अपने घरों के बाहर एकत्रित हुए दिखाई देंगे, क्योंकि अभी अभी यहाँ से ट्रकों में भरकर मवेशियों को लेकर जाया गया है। भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती कुछ देर पहले तक भी थी और भारी बारिश के बीच भी आज प्रशासन का ये एक्शन लखनऊ में देखने को मिला है। और मेयर ने यह भी कहा है कि जितने भी इस तरह से अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं डेयरियां हैं, उनको हटाने का काम जो है वो लगातार किया जाएगा, जिसके तहत आज सुबह से जो एक्शन हुआ वो अभी तक की अगर बात करें तो 170 से ज़्यादा मवेशियों को नगर निगम ने जब्त कर लिया है और उसके बाद आगे का एक्शन उस पर शुरू किया जाएगा। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि आने वाले समय में जो इस तरह के अवैध कंस्ट्रक्शंस यानी कि अतिक्रमण करके ज़मीन पर जो अवैध निर्माण होंगे उनको भी बुलडोजर एक्शन के तहत हटाने का काम किया जाएगा। फिलहाल अगर आज के एक्शन की बात करें तो एफआईआर दर्ज हो चुकी है, 3 लोगों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें कि 2 महिलाएं भी शामिल हैं जिन्होंने पुलिस टीम पर हमला किया था और कुछ अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। 10 से ज़्यादा लोग हिरासत में कल इसमें लिए गए थे, जिनसे पूछताछ भी जारी है और लगातार हमलावरों को ट्रैक करने की कोशिश जो है वो यूपी पुलिस की टीम के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ ही जो अवैध रूप से इस तरह की संचालित डेयरियां हैं उन पर भी बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में प्रशासन यहाँ पर है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए अभिजीत। बढ़ते आगे और बात एक और बड़ी खबर की करते हैं। खबर दिल्ली की है। दिल्ली के जंतर मंतर छात्र प्रदर्शन से जुड़ी हुई खबर है। जंतर मंतर पर कार्रवाई को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। दिल्ली पुलिस ने छात्र प्रदर्शनकारियों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने से इनकार किया है। पुलिस ने कहा कि जब भीड़ बैरिकेड तोड़कर संसद की तरफ आगे बढ़ने लगी तो प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं रह गया था। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। पीयूष, इस पूरे मामले पर अब क्या कहा गया है, क्या अपडेट बताया जा रहा है? जी प्रगति, देखिए इस मामले में दिल्ली पुलिस ने साफ इनकार कर दिया है कि जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा था उसमें अत्यधिक बल प्रयोग किया गया जंतर मंतर में। दिल्ली पुलिस ने सीधे कहा है कि इस मामले में जो संसद तक मार्च था उसकी अनुमति नहीं दी गई थी और 30,000 से ज़्यादा जो प्रदर्शनकारी थे वो मौजूद थे और ऐसी स्थिति में वहां पर जो 3 किलोमीटर का रेडियस था वहां पर 5,000 के करीब पुलिसकर्मी और सशस्त्र बल थे। तो ऐसी स्थिति में जब स्थितियां बिगड़ने लगी, बैरिकेड तोड़ दिए गए, तब उसके बाद ये उनको रोकने का प्रयास किया गया पुलिस की तरफ से, लेकिन अत्यधिक बल प्रयोग की बात से साफ तौर पर इनकार किया है दिल्ली पुलिस ने और ये भी कहा है कि जो फेशियल रिकॉग्निशन की बात कही गई है वो भी पूरी तरह से गलत है। फेशियल रिकॉग्निशन सिर्फ उन लोगों का किया जाता है जो आपराधिक थे या जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है और किसी के खिलाफ भी फेशियल रिकॉग्निशन के बेसिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यहाँ तक कि 2900 के करीब जो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग थे उनकी पहचान फेशियल रिकॉग्निशन की तहत की गई। और इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने यह भी साफ किया है कि इस मामले में जो फुटेज और वीडियो दिखाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से सही नहीं है। यहाँ तक कि कीलों लगी हुई जो लाठी दिखाई गई है उससे भी साफ तौर पर दिल्ली पुलिस ने इनकार किया है कि वो एक प्रदर्शनकारी के हाथ में थी, किसी दिल्ली पुलिस के हाथ में नहीं थी। और ये भी कहा है दिल्ली पुलिस ने कि इस मामले में जो सादी वर्दी में पुलिसकर्मी मौजूद थे वो एक तकनीक है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को भी ऐसे सादी वर्दी में स्पेशल सेल के लोग रहते हैं और स्थितियां जब बिगड़ती हैं तो वो लोग भी दिल्ली पुलिस का जो वर्दीधारी होते हैं उनका साथ देते हैं। जी प्रगति। जी पीयूष, ठीक है, फिलहाल शुक्रिया, लेकिन बने रहिए। एक और खबर पर आपका एक बार फिर से रुख करूंगी मैं। बढ़ते आगे एक और खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार से एक खबर, जहां 22 जुलाई को हुए छात्रों के प्रदर्शन के दौरान बिहार सरकार ने AK-47 से गोली चलाने की बात मानी है। बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में बिहार सरकार ने माना है कि सिवान में एक पुलिसकर्मी ने AK-47 से गोली चलाई थी। आपको याद होगा कुछ तस्वीरें आई थी, ये देखिए वही तस्वीर है। सरकार ने कहा कि भीड़ में फंस जाने के कारण एक कांस्टेबल ने हवा में 4 गोलियां चलाई थी। सरकार ने कहा कि AK-47 प्लाटून स्तर का हथियार है और इसका इस्तेमाल विशेष अभियान के दौरान ही होता है। सरकार ने कहा कि जिस कांस्टेबल पर आरोप है उसे निलंबित कर दिया गया है और विभागीय कार्रवाई के आदेश पर अब दे दिए गए हैं, यानी कि विभागीय कार्रवाई के आदेश भी दे दिए गए हैं। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। इस मामले पर सरकार की तरफ से पीयूष और क्या कहा गया है, क्योंकि ये बात तो मानी गई है सरकार की तरफ से कि AK-47 का इस्तेमाल हुआ था, जो तस्वीरें भी सामने आई। जी प्रगति, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर इस मामले पर जवाब तलब किया था क्योंकि AK-47 का प्रयोग हुआ था जो
प्लाटून स्तर का हथियार है और इस मामले में उसका प्रयोग विशेष परिस्थितियों में ही किया जाता है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर बिहार सरकार ने ये साफ तौर पर स्वीकार किया है कि AK-47 का जो प्रयोग था वो अपनी सुरक्षा के लिए, या यूं कहें कि भीड़ में फंस जाने की वजह से हवाई फायरिंग के लिए किया गया। लेकिन इस मामले में जो निर्धारित SOP है उसके चलते जो पुलिसकर्मी था उसको निलंबित कर दिया गया और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है। यानी कि बिहार सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि उसको कोई निर्देश नहीं था कि वो AK-47 से फायर करे, लेकिन भीड़ उसके आसपास इतनी ज़्यादा थी और ऐसी स्थिति में उसकी ओर से हवाई फायर किया गया ताकि भीड़ तितर बितर हो जाए। लेकिन इस मामले में ये स्पष्टता भी बिहार सरकार की ओर से दी गई है हलफनामे में कि जो AK-47 है वो विशेष परिस्थितियों में चलाया जाने वाला प्लाटून स्तर का हथियार है और ऐसी स्थितियां थीं, इसके मद्देनज़र ही जो पुलिसकर्मी था उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उसे निलंबित कर दिया गया है और साथ ही उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी चल रही है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में क्या रुख रहता है जब बिहार सरकार की स्वीकारोक्ति पर सुप्रीम कोर्ट अपना रुख स्पष्ट करेगा। जी प्रगति। बिल्कुल, और आगे भी आपसे डिटेल लेंगे इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को पेपर लीक मामले में नोटिस जारी किया गया है। तय समय में जांच और सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई थी। कोर्ट ने केंद्र और राज्य से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। और आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं एक और बड़ी और अहम खबर की। ये खबर झारखंड की है, जहां छात्रों का 24 दिन का संघर्ष सफल रहा है। वो इसलिए क्योंकि सरकार झुकी है। रांची छात्र आंदोलन के आगे सुरेन सरकार झुकी। 2014 से हुई JSSC, CGL, TDPL की सभी परीक्षाएं रद्द, यानी जो मांग छात्रों की तरफ से की जा रही थी उन्हें स्वीकार किया गया और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया। रिटायर्ड जज की निगरानी में गड़बड़ियों की जांच होगी। छात्र नेता देवेंद्र महतो ने इसके बाद अनशन तोड़ा और जो छात्र साथ में अनशन पर बैठे थे उन्होंने भी अपनी हड़ताल खत्म की और अनशन तोड़ा है। देवेंद्र महतो ने इस अनशन को स्थगित करते हुए कहा कि गड़बड़ियों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल अनशन को तोड़ा गया। तो JSSC, CGL परीक्षा पास करने वाले, नौकरी पाने वाले युवाओं ने सोरेन सरकार के फैसले का विरोध किया। यानी कि अभी सरकार की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। एक और बड़ी खबर, JSSC, CGL परीक्षा पास कर नौकरी पाने वाले युवाओं ने सोरेन सरकार के फैसले का विरोध किया। परीक्षा रद्द करने के विरोध में प्रदर्शन किया। सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की गई है। तो रांची में 24 दिनों से चल रहा छात्रों का आंदोलन खत्म हो गया है। इसके साथ ही देवेंद्र महतो ने भी 16 दिन से चला आ रहा अपना अनशन खत्म कर दिया। कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। रांची के छात्रों की मांग थी कि 2014 से अब तक TDPL एजेंसी से आयोजित की गई JSSC, CGL समेत सभी परीक्षाएं रद्द की जाए। झारखंड की सोरेन सरकार इस पर सहमत हो गई। इसके साथ ही छात्रों ने परीक्षाओं में गड़बड़ियों की जांच कराने की भी मांग की थी। झारखंड सरकार ने छात्रों की इन मांगों को भी मान लिया। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मीडिया के सामने आए और मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि परीक्षा रद्द होंगी। इस ऐलान के बाद राज्य सरकार के 2 मंत्री धरना स्थल तक पहुंचे और जूस पिलाकर अनशन खत्म करवाया गया। ये तस्वीरें भी आपके सामने इससे जुड़ी हम दिखा रहे हैं। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि TDPL द्वारा किए गए परीक्षाएं TDPL के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और TDPL द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या TDPL के जितनी भी गतिविधियां यहाँ हुई हैं उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। आज हम सरकार ने जो दिल दिखाया, इसके लिए झारखंड सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, राहुल गांधी जी को
तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज जो डिसीजन लिया यह डिसीजन आसान नहीं था, क्योंकि सीजीएल परीक्षा का नियुक्ति हो चुकी थी, ज्वाइनिंग हो चुका था। बहुत डिफ़िकल्ट था डिसीजन। कुछ छात्र गुहार लगा रहे थे सरकार से कि हम लोग जेन्युइन हैं। उस बीच में बहुत ही ईमानदारी पूर्वक निष्पक्ष जांच करते हुए उन लोग का भी रास्ता निकालते हुए आज इतना बड़ा डिसीजन लिया। पूरा देश ही नहीं, पूरा दुनिया आज झारखंड सरकार का इस फैसला को सराहना कर रहे हैं। और रांची में छात्रों का आंदोलन खत्म हो गया है, छात्र खुश हैं। अब आप जान लीजिए कि सरकार और छात्रों के बीच कई मांगों पर सहमति बनी है, जबकि 2 मांगों पर अभी बात नहीं बन पाई है। यानी कि कई ऐसी मांगे हैं जिन पर सहमति बन गई है, लेकिन 2 ऐसी मांगे जिन पर अभी भी सहमति नहीं बनी है। तो जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग को मंजूर किया गया। रिश्वत के आरोपों की ईडी जांच और दागी एजेंसियों की यहां पर ब्लैकलिस्ट करने की मांग पर भी सहमति बन गई है। यानी कि जितनी दागी एजेंसियां जिन पर सवाल उठ रहे थे उनको लेकर सहमति बनी है। इसके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की मांग भी मंजूर कर ली गई है। हालांकि जेपीएससी में गड़बड़ियों की सीबीआई जांच की मांग को खारिज किया गया है। वहीं तय भर्ती कैलेंडर लागू करने की मांग पर भी अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। यानी छात्रों की कई बड़ी मांगे मान ली गई हैं, लेकिन 2 अहम मुद्दों पर, जिसमें सीबीआई जांच भी शामिल है, अभी भी पेच बरकरार बताया जा रहा है। इधर झारखंड में टीडीपीएल से जुड़ी कुल 15 परीक्षाएं हैं। इनमें 10 परीक्षाएं जेपीएससी और 5 परीक्षाएं जेएसएससी की हैं। आधी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की हैं और आधी पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़ी हुई हैं। जेपीएससी की बात करें तो इसमें सिविल सेवा की प्री और मेंस परीक्षा, सिविल जज, एपीपी, इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज, परियोजना प्रबंधक, बॉयलर इंस्पेक्टर और जेईटी जैसी परीक्षाएं शामिल हैं। वहीं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की 5 परीक्षाएं हैं। जेएसएससी सीजीएल, तकनीकी और विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय परीक्षा, फील्ड वर्कर, वन रक्षक और पीजीटी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा शामिल है। यानी टीडीपीएल का असर सिर्फ 1-2 परीक्षाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि आप सोचिए जेपीएससी और जेएसएससी की कुल 15 भर्ती परीक्षाएं इसमें जुड़ी हुई हैं, तो इन सब पर है। सुरेंद्र सरकार ने सभी परीक्षाएं रद्द कर दी है। अब इसका असर कैसा देखने को मिल रहा है? छात्रों का एक गुट रांची में अब भी धरना स्थल पर जमा हुआ है। जेएसएससी रिफॉर्म नाम के संगठन से जुड़े छात्रों ने घोषणा की है। तो छात्र की सीबीआई जांच की मांग और अभी भी एक गुट जुटा हुआ है। घोषणाओं की कॉपी छात्रों को उपलब्ध नहीं है। यानी कि 2 प्रमुख मांगे अभी नहीं मानी गई, उसको लेकर तो एक गुट पहले से ही विरोध कर रहा है और छात्रों के एक गुट का आंदोलन अभी भी जारी है। हम तमाम छात्र माननीय मुख्यमंत्री जी को, झारखंड सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत जोहार। हमारे जो डिमांड लेटर में जितनी भी एग्जाम है, आप सभी एग्जाम को जो रद्द करने का आश्वासन दिए हैं, उन तमाम एग्जाम में माननीय मुख्यमंत्री जी सीबीआई जांच करवा दीजिए। हम लोगों की मांग थी 2018 एज कट ऑफ होने की, उस पर सरकार सहमत हुई है या नहीं हुई है, हम इस बारे में भी जानना चाह रहे हैं। तो जब तक हम लोग अध्ययन करके चीजों को समझ न लें, तब तक यह आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। आंदोलन तभी समाप्त होगा जब हमारी सारी मांगे मान ली जाएगी, जब सीबीआई जांच की मांग मान ली जाएगी, जब 11 to 13 जेपीएससी रद्द होगा और एज कट ऑफ का मुद्दा सुलझेगा। और अब खबर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से जुड़ी है। 3 विषयों की दोबारा परीक्षाओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कार्रवाई की है, एक्शन लिया है। सरकार ने एनटीए के 50 कर्मचारियों को हटा दिया है। इसके अलावा एनटीए में सुधार के लिए कई गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। आपको याद होगा एनटीए की तरफ से गठित 3 विषयों की परीक्षाओं को लेकर गड़बड़ियां सामने आई थी। इसमें इंग्लिश, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट शामिल थे, जिसको लेकर सवाल उठ रहे थे। 10 बड़े पदों पर प्रोफेशनल की नियुक्ति हुई है। परीक्षा प्रोटोकॉल के लिए नई गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। तो यूजीसी नेट परीक्षा के 3 सब्जेक्ट्स जिसमें गड़बड़ियां सामने आई थी, इसी को लेकर अब एक्शन। एनटीए से 50 कर्मचारी हटाए गए। और मुंबई में बड़े एडमिशन रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पुणे से फर्जी कॉल सेंटर के 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। कई नामी संस्थानों से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं। 20 अगस्त तक पुलिस हिरासत में है सभी अभियुक्त। अब तक 14 ठगी के मामले सामने आए हैं। एक शिकायत से पूरे रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है।
नामी कॉलेज में एडमिशन के लिए लाखों रुपए ठगे जाते थे। अब इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हो गया है। 14 ठगी के मामले भी सामने आए हैं। शिक्षा व्यवस्था में सेंध का एक और मामला। अब आपको इस एडमिशन रैकेट से जुड़ी और जानकारी देते हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में इसका नेटवर्क फैला। इंस्टाग्राम पर एडमिशन का झांसा देकर ठगी किया करते थे। नामी कॉलेज में दाखिले के नाम पर पैसे ठग लिया करते थे। IIT हैदराबाद के नाम पर 16.5 लाख रुपए ठगे, यानी कि 16,05,000 रुपए ठगे गए। 22 मोबाइल समेत 1 करोड़ 35 लाख का सामान जब्त कर लिया गया है। सोचिए कितने लोगों को शिकार बनाया गया होगा। एडमिशन रैकेट का जाल बिछाया करते थे। नामी कॉलेजों में एडमिशन दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी किया करते थे। मुंबई समेत देश के 4 राज्यों में यह नेटवर्क फैला। और एक खबर आपको बताते हैं, एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड से जुड़ी ये खबर है। बॉम्बे हाईकोर्ट से कथित शूटर को जमानत मिली है। सचिन अंदुरे की उम्र कैद की सजा पर रोक लगाई गई है। दूसरे दोषी शरद को भी पहले जमानत मिली थी। ट्रायल कोर्ट ने सचिन को दोषी ठहराया था। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। सचिन अंदुरे की उम्र कैद की सजा पर रोक लगा दी गई है। नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। बॉम्बे हाईकोर्ट से कथित शूटर को जमानत मिली है। जयप्रकाश हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। जयप्रकाश, और क्या जानकारी मिल रही है, ये क्या पूरा मामला था? अब कई मामलों पर रोक भी लगाई गई है, जैसे कि बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से कथित शूटर को भी जमानत मिली है। जी बिल्कुल, देखिए ये पूरा मामला जो है डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर के हत्याकांड से जुड़ा हुआ मामला है। पुणे के ओमकारेश्वर मंदिर के पास जब वो मॉर्निंग वॉक कर रहे थे वर्ष 2013 में, तो उस वक्त उन पर सामने से गोलीबारी की गई थी, जिस गोलीबारी में उनकी मौत हो गई थी। और इस मामले में 5 लोगों को आरोपी बनाया था पुणे क्राइम ब्रांच ने, जिसमें सचिन अंदुरे मुख्य आरोपी था। उसके अलावा शरद कलस्कर, डॉक्टर वीरेंद्र तावड़े, विक्रम भावे और संजीव इसमें आरोपी थे। लेकिन 3 आरोपियों को इसमें पुणे की कोर्ट ने जो है, ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था। 2 आरोपी जिसमें सचिन अंदुरे और शरद कलस्कर जो है, इनको उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इस सजा को 2024 में इन आरोपियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह पाया कि आइडेंटिफिकेशन परेड में जो है इन आरोपियों को पहचाना नहीं गया है। इन आरोपियों की पुख्ता पहचान जो हमला करते वक्त 2 गवाहों ने देखी थी, वो गवाह जो है आइडेंटिफिकेशन परेड में नहीं आए। और इसके अलावा कुछ और तकनीकी जो खामियां हैं वो अब तक की जो जांच है उसमें पाई गई, जिसके आधार पर इन आरोपियों को जमानत दी गई है। हालांकि इनकी सजा जो है वो अब तक रद्द नहीं की गई है, उस पर फैसला आना बाकी है। जो उम्र कैद की सजा ट्रायल कोर्ट ने दी है, लेकिन जमानत दी गई है। इसके पहले जो आरोपी शरद था, उसको अप्रैल 2026 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दी थी। तो एक कहीं ना कहीं उम्र कैद की सजा पाए हुए दोनों आरोपियों को जमानत मिलना ये दिखाता है कि डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या में कहीं ना कहीं जांच में कानूनी जो तकनीकी खामियां रह गई, जिसका फायदा इन आरोपियों को मिला है। हालांकि अभी इस मामले में आगे कार्रवाई होनी बाकी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, एक और खबर आपको महाराष्ट्र से जुड़ी हुई बताते हैं। बड़ी खबर है ऑटो टैक्सी चालकों की परीक्षा से जुड़ी हुई, जहां मराठी सीखनी होगी वरना सवाल क्या है, खबर क्या है? मराठी परीक्षा में 7,750 ऑटो चालक फेल हो गए हैं। दरअसल मराठी परीक्षा में 7,750 ऑटो चालक फेल हुए हैं। 1,40,000 से ज्यादा चालकों ने परीक्षा पास की है। सरकार की तरफ से दी गई डेडलाइन खत्म हो गई है। भाषा सीखने की डेडलाइन बढ़ाने की मांग की जा रही है। सरकार का आदेश है, ऑटो टैक्सी कैब चालकों के लिए व्यवहारिक मराठी जानना अनिवार्य है। अब देखिए, इसमें कई लोग पास हुए हैं, कई लोग फेल भी हुए हैं। तो भाषा सीखने की डेडलाइन बढ़ाने की मांग की जा रही है। सरकार की तरफ से आदेश दिया गया था, जिसके बाद अब इसका रिजल्ट सामने आया है। महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी चालकों का एग्जामिनेशन, चालकों की मराठी भाषा की परीक्षा ली गई। करीब 7,750 ऑटो टैक्सी चालक परीक्षा में इस एग्जाम में फेल हो गए। फेल चालकों को फिर परीक्षा देनी होगी। दोबारा परीक्षा से पहले ट्रेनिंग भी लेनी होगी। 17,427 ऑटो चालकों का टेस्ट हुआ, प्रशिक्षण जारी।
अगले 10 से 15 दिन में ट्रेनिंग हो सकती है पूरी। अब तक 1,40,423 चालक परीक्षा में पास हुए हैं। प्रशिक्षण लंबित है। अब आपको बताते हैं अलग अलग शहर की जानकारी। मुंबई की बात करें तो 9,196 चालक हैं जिनका प्रशिक्षण लंबित बताया जा रहा है। इसके अलावा ठाणे की बात करें 4,871 ऐसे चालक हैं। नवी मुंबई में 1,400 यानी कि 1,400 बताए जा रहे हैं। पालघर में 350 और अन्य शहरों का जो डेटा निकलकर सामने आया है वो है 1,610। क्या गाइडलाइन जारी की गई है ये भी आपको बताते हैं। महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी ड्राइवर पर क्या नियम लागू किए गए हैं, क्या गाइडलाइंस है और इसके तहत आगे क्या होगा ये जानना भी इम्पोर्टेंट है। ऑटो टैक्सी चालकों को मराठी का व्यवहारिक ज्ञान अनिवार्य। सामान्य बातचीत के स्तर की मराठी समझना बोलना जरूरी। ऐप आधारित कैब चालकों पर भी लागू होगा भाषा नियम। मराठी सीखने के लिए प्रशिक्षण और परीक्षा पास करना भी इम्पोर्टेंट। परीक्षा पास करने वाले चालकों को प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। नियम के उल्लंघन पर लाइसेंस 3 महीने निलंबित हो सकता है। दोबारा उल्लंघन पर लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द हो सकता है। नियम तोड़ने पर परमिट को लेकर भी एक्शन हो सकता है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। क्या नियम है ये भी हम आपको बता रहे थे। महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा की अनिवार्यता को लेकर अब समय सीमा बढ़ाने की मांग उठ रही है। बीजेपी ट्रांसपोर्ट सेल ने सरकार से चालकों को तैयारी के लिए 100 दिन की अतिरिक्त मोहलत देने की मांग की है। सरकार का क्या कहना है पहले वो सुनिए। 1 मई से 15 अगस्त तक करीबन 1,35,000 हमारे पास जो ड्राइवर लोगों ने है वो मराठी सीखने की मांग की थी। उसमें से करीबन 1,15,000 से ज्यादा ड्राइवर्स ने मराठी सीख भी लिया। उनको प्रमाण पत्र भी 17 तारीख को हम देने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि ये हर राज्य की संस्कृति होती है, परंपरा होती है। अपनी अपनी भाषा आगे लेके जाने का प्रयास हर नागरिक को होता है, हर राज्य के, और उस तरह से हम हमारी संस्कृति का जतन करें। कुछ ड्राइवर्स ने बहुत ही अच्छा कहा है कि इतनी मराठी मीठी भाषा है कि हम पूरी की पूरी सीखने की कोशिश करेंगे। हमारे पास आप शिक्षकों को अगर भेजोगे तो हम बहुत बड़े संख्या में आपके पास आएंगे। हमारे मिनिस्टर प्रताप सरनाईक जी ने ये लिया हुआ इनिशिएटिव है, जो कि इनिशिएटिव इन द सेंस ये कायदा तो पहले से ही था, कायदा कुछ नया नहीं बनाया है। तो मेरे ख्याल से सिर्फ जो पुराना कायदा था वो सिर्फ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इम्प्लीमेंट करते वक्त ठीक है, ये अच्छी बात है कि टाइम मांग रहे हैं, तो उसमें कोई गलत नहीं है। अगर उनको टाइम की जरूरत है वो कंसर्न मिनिस्टर से जाके मिले, उनको टाइम भी शायद वो दे देंगे। लेकिन ये पॉजिटिव अप्रोच रहना बहुत जरूरी है कि हाँ हम सीखने के लिए तैयार है, हमें सिर्फ टाइम चाहिए, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप टाइम लीजिए। तो गृह राज्य मंत्री योगेश कदम को आप सुन रहे थे। महाराष्ट्र सरकार के ऑटो टैक्सी चालकों के लिए मराठी अनिवार्यता पर चालक क्या कह रहे हैं, चालक क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए TV9 भारतवर्ष संवाददाता ने उनसे बात की। सुनिए। सरकार है बोल रही है हमको तो जो है वो तो हमारा सिस्टम से सब लाइसेंस भी लिए, परमिट भी लिए, जैसा सरकार पहले जो प्रोसेस दिया तो करके लिए सब। अभी जो क्लास हुआ आपने कुछ उसमें पढ़ाई की है मराठी की नहीं? हाँ सर, अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, मेरा लास्ट संडे सर्टिफिकेट मिला। हाँ पढ़ाई किया, ये तो पन मराठी पढ़ाई सरकार ने बोला। मराठी पहले से आ रही है फिर भी इन्होंने क्लास अटेंड की है। अभी वो सरकार का नियम है, वो सरकार जो कर रही है वो तो करना है, उसका पालन तो करना ही पड़ेगा ना। तो वही सबसे चल रहा है सब, तो सरकार जैसे बोलेगा वैसा चलना ही पड़ेगा। आप तो मराठी है, चलो आपके दोस्त उत्तर भारतीय बिहारी हो गए, कुछ डरे हुए हैं कंपलसरी करके लाइसेंस सस्पेंड करके? नहीं ऐसा कोई नहीं डरा है, सबको मराठी आती है, हमारे साथ बात करते हैं, वो लोग बात करते हैं। करना ही पड़ेगा, जो नियम लागू हुआ है सरकार का वो तो करना ही पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा ही। और सीख ही रहे हैं, सब क्लास जा ही रहे हैं। आप भी गए थे क्लास मैं नहीं गया था, मुझे थोड़ी बहुत मराठी आती है। ठीक भी है फिर भी ठीक नहीं है। अच्छा अपने को मराठी आती है, अपने बचपन से यही पैदा हुए, यही रहे, यही सब मराठी लोग दोस्ती थी, जबरदस्ती तो कर ही रही है। आधी सीट वाले अगर यही धारणा करेंगे कि रिक्शा टैक्सी वालों को चाहिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऑटो चालकों को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से क्या कहा गया। ऑटो टैक्सी चालकों के लिए जहां मराठी भाषा का बुनियादी ज्ञान जरूरी है, तो इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग भी दी जा रही है। संवाददाता जयप्रकाश सिंह की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये हमारे साथ वो ऑटो टैक्सी वाले हैं जो मुंबई में 15, 20, 25, 30 सालों से ऑटो टैक्सी चला रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इसमें कई ऐसे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं, कुछ बिहार से हैं, कुछ मध्य प्रदेश के हैं। ज़्यादातर लोग मराठी यहाँ पर सीख रहे हैं। इनका ये कहना है
कि हमें जो मराठी आती है उसके अलावा भी हम मराठी बोल कर दिखाएंगे, और इसलिए बोल कर दिखाएंगे क्योंकि हम महाराष्ट्र को, मुंबई को अपना मानते हैं। अब इनसे हम बात करते हैं। दादा, आपका नाम क्या है? देवनाथ यादव। यादव जी, आप कौन से जिले के हैं? आजमगढ़। आजमगढ़ के हैं। आपल्याला मराठी येते बोलायला? थोड़ा थोड़ा येते। थोड़ा थोड़ा येते। आप बताएं कि आपका नाम क्या है, इसको मराठी में कैसे बोलेंगे? नाम ही बोलना है ना? हाँ। माझा नाम देवनाथ यादव आहे. माझा नाव देवनाथ यादव आहे. आपलं नाव काय आहे? ते माझे परमानंद गौतम. परमानंद गौतम. परमानंद गौतम, आपण कुठून येतात? ते गोरेगावला बेस्ट. गोरेगावला राहतात. आणि आपल्या जिल्हा कोणता आहे उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश माझे सिद्धार्थनगर. सिद्धार्थनगर जिल्हा आहे. आपण मराठी शिकत आहात का? हा, शिकत आहात. शिकत आहात मराठी. माझे नाम सुरेंद्र साहू आहे. सुरेंद्र साहू आहे. आपण मराठी शिकत आहात का? मराठी येते आपल्याला? मला मराठी येते. आपल्याला मराठी येते. कुठे राहता आपण? मी दहिसरला. दहिसरला राहता आपण. आणि आपलं गांव कुठला आहे? मी झारखंडला. झारखंड. तो देखिए, ये झारखंड के हैं और बढ़िया मराठी बोल रहे हैं. पूर्वी प्रयत्न केला मराठी बोलण्याचा? इसके पहले कोई कोशिश की आपने मराठी बोलने की कभी? इसके पहले कोशिश नहीं की? नहीं. आप कर रहे हैं क्योंकि आप गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको सीखना जरूरी है. तो आप सर्टिफिकेट आपको मिला मराठी बोलने का? नहीं मिला. लेने तो आप सुन रहे थे ऑटो टैक्सी चालकों की तरफ से क्या कहा जा रहा है। जो फेल हो गए हैं, जिनको मराठी आती है ठीक है, जिनको नहीं आती उनके रोजगार पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या वो क्या सोचते हैं, देखने वाली बात है। बढ़ते आगे, राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी बड़ी खबर क्या है ये आपको बताते हैं। एसआईटी ने राम मंदिर ट्रस्ट को फाइनल रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों से खबर है कि एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दी गई है। आपको बता दें कि एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में अनिल मिश्रा का नाम था, लेकिन अब फाइनल रिपोर्ट में उनका नाम नहीं है। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में क्या है? चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दी गई है। चंपत राय, अनिल मिश्रा पर कोई आरोप नहीं है। गिरफ्तार 8 लोगों पर आरोप लगाए गए हैं। ट्रस्ट की निगरानी व्यवस्था में गड़बड़ी का जिक्र है। चढ़ावे की गिनती के दौरान गड़बड़ियों का जिक्र किया गया है और गिनती इंतजामों को लेकर बैंक की लापरवाही का भी जिक्र है। गिनती और निगरानी इंतजामों में सुधार करने की बात भी कही गई है। बढ़ते आगे, दिल्ली सूटकेस में मिली लड़की के शव का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने अविनाश नाम के एक लड़के को गिरफ्तार किया है। बहन के फोन पर बात करने से नाराज था अविनाश और इसलिए हत्या कर दी। बिहार से दिल्ली लाकर खुशबू की हत्या की, गला दबाकर हत्या की, सूटकेस में रखकर शव फेंका। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में सूटकेस में एक 17 साल की लड़की की लाश मिली है। ये अजीत विहार इलाका है। दरअसल पुलिस शाम को लगभग 7 बजे के आसपास बुराड़ी में चेकिंग कर रही थी, तभी एक शख्स की संदिग्ध गतिविधि उनको नजर आई। पुलिस ने उसे पकड़ा, पूछताछ की तो उसने खुलासा किया कि उसने अपनी चचेरी बहन की हत्या कर दी है और लाश को एक सूटकेस में रख के फेंक दिया है। ये सूटकेस जो आपको सामने नजर आ रहा है, ये वही सूटकेस है जिसमें 17 साल की लड़की, जिसका नाम खुशबू बताया जा रहा है, उसकी लाश थी। जब पुलिस आरोपी को पकड़ने के बाद उसकी निशानदेही पर यहां पहुंची तो उन्होंने ये सूटकेस बरामद किया। काले रंग का ये सूटकेस है और इस सूटकेस के अंदर जो लड़की थी 17 साल की, उसकी लाश पड़ी हुई थी। पुलिस ने फौरन ही लाश को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और तफ्तीश शुरू की। आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया है। फिलहाल बताया जा रहा है कि जो मृतक लड़की है, उसके चचेरे भाई ने उसकी हत्या की थी लड़की की। बताया ये भी जा रहा है कि ऑनर किलिंग के तहत ये हत्या को अंजाम दिया गया है। सूत्र बता रहे हैं कि बिहार से कुछ दिन पहले ही ये लड़की यहां दिल्ली आई थी और अब उसके चचेरे भाई ने हत्या कर दी।